हेलो दोस्तों। आज की क्लास जो है संविधान की संपूर्ण संविधान रिवीजन से संबंधित है। जो एक ही वीडियो में आपको संविधान की पूरी क्लास कवर करा दी जाएगी, जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को बताया गया है, ताकि ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा सटीक हो। और इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी संविधान की लगभग जो भी नंबर हैं उन्हें आपके लिए पक्का कर देगा। तो शुरू करते हैं। आप जो है वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा अगर आपको स्लो लगे तो, लेकिन वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो में प्रस्तावना से लेकर राष्ट्रपति तक पूरे महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया गया है, जो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन सभी टॉपिकों को कवर किया गया है इसमें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास हम शुरू करते हैं संविधान में प्रस्तावना से। तो जो संविधान की प्रस्तावना है इसे सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, हमारी प्रस्तावना को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारी प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और ये संशोधन हुआ है 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है और ये हुआ था हमारा 1976 में, 1976 में। और इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 1976 में जोड़े गए हैं। ठीक है, आज की क्लास जो हो रही है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वही आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा इसके आगे देखते हैं। प्रस्तावना से ही हमारे प्रस्तावना की शुरुआत में जो शब्द है वो है हम भारत के लोग। हमारी प्रस्तावना की शुरुआत इन वाक्यों से हुई है। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये न्याय 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अक्सर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे देके कोई एक उसमें से दूसरा दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो हमारे प्रस्तावना में जो हमारी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1973 में केशवानंद भारती वाद में ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, और इसी आधार पर प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति संसद को दी गई थी। ठीक है, 1973 केशवानंद भारती वाद के समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जिसके आधार पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है,
और इसके आगे देखिएगा, हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे राष्ट्र को दो नामों से उल्लेखित किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार प्रस्तावना से आने वाले सभी क्वेश्चन लगभग यही हैं, और इसके अलावा प्रस्तावना से पूछ सकता है कि हमारे प्रस्तावना के अनुसार हमारा जो है, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में देखिए। मौलिक अधिकार हमारे जो भी हैं वो सब वाद योग्य हैं, यानी इनके अवहेलना होने पर हम न्यायालय में इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे जो हैं वो हमेशा हमें मिले रहते हैं, सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही ये हटाए जा सकते हैं। उनमें से भी कुछ मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल के समय भी नहीं हटाया जा सकता, जैसे अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20, ये आपातकाल के समय भी नहीं हटाए जाते। बाकी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो आपातकाल के समय निरस्त कर दिए जाते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में 6 ही हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनके बारे में देखते हैं। ये 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला है हमारा समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के अंतर्गत बताया गया है। अब इसमें क्या है देखिएगा, इसमें जो प्रमुख है उनमें देखिए, अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है। इसका अर्थ है कि राज्य में सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा। ठीक है, एक समान कानून होगा सभी लोगों के लिए। ठीक है, और जो अनुच्छेद हमारा 15 है, ये धर्म, मूल, वंश, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पे भेद का निषेध करता है। ठीक है, ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेद का निषेध करता है। ठीक है, आदि के आधार पर भेद का निषेध करता है। इसके अलावा देखिएगा अनुच्छेद जो 16 है वो लोक नियोजन के अवसरों में समानता की बात करता है। ठीक है, लोक नियोजन के जो भी अवसर है, जैसे कि सरकारी नौकरियां वगैरह, उन सब में समानता की बात इसके अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 17 देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है, अस्पृश्यता के अंत की। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है अनुच्छेद 17 से। ठीक है, और अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, जिसके अंतर्गत ये बात की गई है कि राज्य सेना और विद्या के अलावा और किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं देगा। अगर भारत का कोई नागरिक कहीं किसी दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा है मौलिक अधिकार वो है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। ये आज की जो वीडियो है, ये एक वीडियो में ही आपकी संपूर्ण संविधान की हर महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें से हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब इसके अंतर्गत आप देखिएगा, इसके अंतर्गत जो है वो दिया गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जो पहले 7 था, अब वर्तमान में 6 है। जिसमें क्या आता है, हमारे बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं पर बस जाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार जीविका करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये सब स्वतंत्रता हमें हमारे मूल अधिकार द्वारा मिली है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है। और देखिएगा, अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20, इसके अंतर्गत आप किसी अपराध में के लिए दोष सिद्ध है तो उसके संबंध में ये संरक्षण प्रदान में देता है। अनुच्छेद 20, दोष सिद्ध में संरक्षण, ठीक है। अगर आप किसी अपराध के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आपको जो है जो संरक्षण प्रदान होता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगी, ठीक है। एक अपराध के लिए एक से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरा, उसे किसी अपराध के लिए वही सज़ा दी जाएगी जो सज़ा अपराध करते समय वैध थी, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखिएगा, हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 21 जो है ये है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ये जो है हर व्यक्ति को प्रदान है जिसमें उसे जीवन जीने की और अच्छी तरह से जीने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये बताया गया कि किसी भी मनुष्य की खरीद या बिक्री का इसमें विरोध किया गया है और किसी भी मनुष्य से ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। ये है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और अनुच्छेद जो 24 है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके अंतर्गत हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के तक इसमें उल्लेख है। इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से
अपने अंतःकरण से अपने धर्म को मान सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध खुद कर सकता है, इसकी उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और समझिएगा, राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित जो भी विद्यालय हैं उनमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए या कोई भी धार्मिक उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जो पूरी तरह से राज्य द्वारा पोषित है। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे जो है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, ये जो है विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को दिया गया है, जिसके अंतर्गत इन्हें अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए और उसे जो है सरकार से अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है। इसके बाद जो आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद, इसके अंतर्गत यह दिया गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों के हनन पे हम न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय इन 5 प्रकार के रीट जारी करता है। रीट, ठीक है, जो क्या है जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह के रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, ये आज की जो क्लास है वो एक क्लास ही आपकी पूरे संविधान का रिवीजन करवा देगी, जिससे आपको जो है संविधान के लिए एग्ज़ाम से पहले सिर्फ एक बार इस क्लास को अच्छे से देख लेना है। आपकी पूरी संविधान पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगी और आप आराम से सब क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है, यानी इनकी अवहेलना करने पे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ठीक है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे संविधान की जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की, उसे मूर्ति रूप प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो
इसके बारे में आगे देखते हैं। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसके अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें बताते हैं। जैसे अनुच्छेद 40, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी के विचार भी दिखता है। और जो है हमारा अनुच्छेद 48, ये कृषि एवं पशुपालन के बारे में है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 49 जो है, अनुच्छेद 49 ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनके उन स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के बारे में बात करता है। ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे अब मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य, इस वीडियो में सिर्फ अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से वही आपको पढ़ाया जा रहा है एक वीडियो में, ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए संविधान की आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो देखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे समिति की सिफारिश पे संविधान में जोड़ा गया। ये मूल संविधान नहीं थे, इन्हें जो है हमारे भाग 4 में जोड़ा गया है, 4 में। और ये जोड़ा गया था हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है। जब ये जोड़ा गया था उस समय हमारे 10 मूल कर्तव्य थे, जो कि अब वर्तमान में 11 है। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसमें ये 6 से 14 वर्ष तक के आयु के शिक्षा के बारे में है। बच्चों के 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में दिया गया है। ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका, देखिएगा हमारे अनुच्छेद 53 में यह बात कही गई है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में यह बात कही गई है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है। राष्ट्रपति में निहित होगी। और हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और राष्ट्रपति जो है इनमें प्रमुख होता है, परंतु नाम मात्र का वैधानिक प्रमुख है। और जो प्रमुख शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, जिसका उपयोग वो मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं। ठीक है। चलिए आगे तो राष्ट्रपति के बारे में शुरू करते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। और राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्य होते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 58 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए उसको। और चुनाव जिस समय चुनाव हो उस समय वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता है। ठीक है।
राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसके बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें जो है राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और 50 अनुमोदक। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 जो है प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का जो है चुनाव निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। ठीक है, अब देखिएगा इस सब की जो विशेष जानकारी अगर चाहिए तो चैनल में इस सब का वीडियो अपलोड किया गया है संविधान की क्लास में, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है ये परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन के लिए सब जो है पूरे संविधान को कवर किया गया है, इसलिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जा रहा है रिवीजन के हिसाब से। राष्ट्रपति अपने पद धारण के 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है, और अगला जो है चुनाव उस 5 वर्ष के पहले ही करा लिया जाना चाहिए। ठीक है, किसी आपात स्थिति में अगर राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति उनका कार्य करते हैं, और चुनाव जो है 6 माह के भीतर कराना जरूरी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण कराया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय न हो तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, और ये महाभियोग जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तथा दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते। ठीक है, इनके चुनाव में। और देखिएगा जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद ही संसद का कोई भी विधेयक कानून बनता है। ठीक है, अगर किसी समय कुछ राष्ट्र के लिए जरूरी विषय हो और उस समय संसद का सदन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है के पास क्षमादान की शक्ति होती है, जिसमें वो न्यायालय द्वारा प्राप्त किसी भी सज़ा को कम कर सकता है या हटा सकता है। ठीक है, आपातकालीन संबंधित शक्तियों में मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति तीन तरह से आपातकाल घोषित करता है। एक, युद्ध या बाह्य आक्रमण के द्वारा, दूसरा राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब, और तीसरा वित्तीय आपात अगर हो जाए तो। ठीक है, अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति किसी विषय पे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ पूर्ण हो गई है। चलिए इसके आगे देखते हैं।